हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान बोर्ड से एफिलिएट इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए सिखावटी मिशन 100 का इंग्लिश वर्जन लेके आए हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि हाफ मार्क्स का होता है और काफ़ी जल्दी आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके क्वेश्चंस देखेंगे हम सारे ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट with our very first question। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है a 9 न्यूटन force is acting between two charges plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb placed at a finite distance. Now if the charges are touched with each other and placed at the same distance as before, then the force between them will be। तो हमें 9 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, टू चार्जेज है, एक +5 माइक्रोकुलाम है, दूसरा -5 माइक्रोकुलाम है। उनको हमने एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब हमें कहा हुआ है कि इन चार्जेस को आपको टच करवाना है। टच करवाने के बाद क्या होगा कि जो चार्जेज हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सिमेट्रिकली आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और फिर उनको वापस हमें उसी डिस्टेंस पे रख देना। तो आपको पूछा कि फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज द फोर्स बिकम इनफाइनाइट, सेकंड इज 9 न्यूटन, सी इज 0 एंड द डी ऑप्शन इज 18 न्यूटन। सो वी आर गिवन द फोर्स इज 9 न्यूटन एंड दो हमारे पास ऐसा समझ लेते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर्स है जिन पे चार्जेस अगर पहले पे Q1 है दूसरे पे Q2 है, दोनों को R डिस्टेंस पे रखा हुआ है। जैसे ही हम इनको टच करेंगे तो क्या होता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हर एक जो ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2/2। तो यानी और फिर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर हम उनको अलग करके R डिस्टेंस पे वापस रख देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास दोनों चार्ज क्या है, एक +5 माइक्रोकुलाम है, एक -5 माइक्रोकुलाम है। तो यहाँ पे +5 एंड -5 मिलके 0 हो जाता है, तो 0/2 फिर 0 होता है, तो दोनों चार्जेस हमारे पास 0 हो गए। अब कुलाम्स लॉ क्या कहता है कि F = K Q1 Q2/R²। तो Q1 Q2 तो मल्टीप्लाई 0 हो गए, तो हमारे पास फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन C, 0। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिया हुआ है, जो कि गाउस लॉ से रिलेटेड है। एक जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको शो करता है। शुरू करते हैं। ए चार्ज Q is placed at the center of the sphere. The outward flux of sphere is Q/ε0. What will be the change in the outward electric flux if the radius of the sphere is reduced to half? तो यहाँ हमें गाउस लॉ यूज करना पड़ेगा। गाउस लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो जो चार्ज इनक्लोज्ड है उस सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर, उसमें अपन ε0 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। यहाँ हमें एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर का रेडियस लेट्स अज्यूम कि R है और उसके सेंटर पे हमारे एक चार्ज Q रखा हुआ है। तो ये जो स्फीयर है इसके एनक्लोज टोटल चार्ज जो सेंटर पे वही है Q, तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा 5/ε0। अब सेकेंड ये क्या कह रहा है कि हम इसी जो स्फीयर है इसका रेडियस हाफ कर दें। तो रेडियस हाफ करने का क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, अभी सेंटर तो वही है, तो चार्ज इसने जो एनक्लोज किया है वो Q ही है। तो अभी भी जो हम उसको अगर फ्लक्स को 5 डेज लिखें तो वो भी चार्ज एनक्लोज अपॉन ε0 होगा जो कि Q/ε0 है। सो अगर इसका साइज अगर गाउसियन सरफेस का बदलता है, उसके अंदर का चार्ज नहीं बदलता, तो फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो पहला ऑप्शन 4 टाइम्स तो होगा नहीं, सेकंड 1/4 भी नहीं होगा, थर्ड इज 1/2 भी नहीं होगा। सो करेक्ट option would be option D, no change. There will be no change in the outward flux. So let's move to next question, question number 3. So an electron and a proton are moving in a uniform electric field. Electric field is uniform everywhere. What will be the ratio of their acceleration? So यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एक प्रोटॉन दिया हुआ है। हम जानते हैं इनका मास डिफरेंट होता है। Mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Mass of proton is 9.1 into 10 to the power minus 28 kg. So ये जो होते हैं दोनों डिफरेंट है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से जो है 1836 टाइम्स ज्यादा होता है। बट जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन,
वो दोनों का सेम होता है, दोनों का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ओनली डिफरेंस जो होता है वो साइन का होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, प्रोटॉन का प्लस होता है, बट द मैग्नीट्यूड इज सेम। सो अब यहाँ पे हम टू फॉर्म्स ऑफ फोर्स देखेंगे। एक तो न्यूटोनियन जो फॉर्म है F इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन, एक जो हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम न्यूटोनियन फॉर्म के रूप में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम लिखेंगे Fp विच इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mp इंटू Ap, and the force on electron would be mass of electron and acceleration of electron. बट सेकेंड फॉर्म अगर अपन देखेंगे तो चार्ज दोनों का सेम है E, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों Fp और Fe हैं वो सेम होंगे। तो अगर इस फॉर्म में सेम है तो न्यूटोनियन फॉर्म भी सेम होगी, तो वहां से हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें पूछा गया है कि रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन, तो इलेक्ट्रॉन का पहले दिया हुआ है, प्रोटॉन का बाद में दिया हुआ, तो हम पहले लिखेंगे acceleration of electron upon acceleration of proton, which would be equal to mass of proton upon mass of electron. So it would be inversely proportional. If mass is higher, acceleration will be lower. So the correct option would be option B. इसमें हम चूंकि दोनों दिए हुए हैं ऊपर नीचे, तो इसमें गलती कर सकता था। मैं क्वेश्चन में देखना कि पहले एक इलेक्ट्रॉन का पूछा हुआ है तो उस हिसाब से करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। F1, F2, F3 are the forces between 2 point charges placed in। तो सबसे पहले हम उनको वैक्यूम में रखा तो फोर्स F1 है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा तो फोर्स F2 है, अब उनको अगर कंडक्टर में रख रहे हैं तो फोर्स F3 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन, तो हमें इनमें क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन सा जीरो के इक्वल है, ये सब हमें दिखाना है इन चार ऑप्शन। सो शुरुआत करते हैं पहले F1 से जो कि वैक्यूम के लिए है। हम जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ से F1 इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर वैक्यूम है तो K की जगह हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर अपन डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R भी मल्टीप्लाई होगा, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। सो बेसिकली हमने जो ऊपर जो F1 था उसको हमें एप्सिलॉन R से डिवाइड करना है, और एप्सिलॉन R जो है उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। वैक्यूम के लिए 1 होता है, बाकी सारे मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। तो यानी कि हम एक से बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो ऑब्वियसली F2 इज लेस देन F1। सो अगर अपन इतना भी कर लें तो भी हम आंसर राइट क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन डी, कि जो F1 है वो बड़ा है F2 से, या फिर F2 छोटा है F1 से। अगर अपन कंडक्टर मीडियम की बात करें तो कंडक्टर में भी क्योंकि एक प्रकार का मीडियम है तो हमारे पास F2 वाला फॉर्मूला ही लगेगा कि हमारे पास F3 होगा F1 अपॉन एप्सिलॉन R। बट मेटल के लिए या फिर कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन R होता है इनफाइनाइट। तो अगर हम किसी नंबर में इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो वो आंसर आता है 0। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। So let's move on to the next question. Question number 5. An electric dipole of charge plus minus 1 microcoulomb. So one is plus 1, second is minus 1. It's situated within a Gaussian spherical surface. The outgoing electric flux of the sphere will be. So obviously यहाँ पे Gauss law लगेगा कि जो phi है वो होता है charge enclosed upon epsilon naught। अगर अपन बात करें एक डाइपोल की, डाइपोल में क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड विद a very finite small distance. So total charge would be obviously 0 because minus q, one is minus q, another one is plus q. So the flux would be 0. So if we are asked that there are two electric dipoles, there are 3 electric dipoles enclosed within a spherical surface. So चाहे कितने भी dipoles हों, सबका अगर अपन चार्ज का सम करेंगे तो वो ऑब्वियसली 0 आएगा। तो चाहे कितने ही डाइपोल हों, आंसर हमारे पास हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। सो द ऑप्शन विल बी सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज F। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड, द फोर्स विल बिकम। तो हमें जो डिस्टेंस है वो डबल कर दिया है तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है, इनिशियल फोर्स का कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। तो अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट हम लिख देंगे, बाकी सब चीज कांस्टेंट होगी। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो इसको F1 मान लेते हैं, नेक्स्ट को F2 मान लेते हैं। F2 में क्या होगा, हमें रेडियस जो है वो 2 टाइम्स करनी है, तो नीचे 2r का स्क्वायर आएगा
तो ऑब्वियसली वो अपॉन 4 हो जाएगा, और c अपॉन आर स्क्वायर को हम वापस f1 लिख सकते हैं, तो f1 अपॉन 4, यहाँ f1 को हमने f का है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी f बाई 4। सो हमें यहाँ पे केवल रेडियल जो डिपेंडेंस है उसको देखना है, अगर वो 2 टाइम्स होता है तो अपन में 4 आ जाएगा, अगर वो 3 टाइम्स होता है तो अपॉन में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें सीधा ही हम देख के राइट आंसर को टिक कर सकते हैं। सो 3 टाइम्स होगा तो हो जाएगा f अपॉन 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा f अपॉन 9। और वहीं अगर हमें कह देता कि रेडियस हाफ हो जाती है तो हमें अपॉन में हाफ का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि ऊपर जाके 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो न्यू कंडीशन में फोर्स होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा अगर अपन रेडियस को हाफ कर देते। सो इस प्रकार से हम ओनली क्वेश्चन को देख के उसका डिपेंडेंस समझ के भी आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द टॉर्क टू बी मैक्सिमम ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल है जिसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो टॉर्क के मैक्सिमम होने के लिए P और E के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड E है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम जानते हैं कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो का P क्रॉस E होता है, इज ए वेक्टर प्रोडक्ट, सो इट विल बी इक्वल टू मोड ऑफ P मोड ऑफ E sin थीटा n कैप, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E. So and n cap is of course the unit vector perpendicular to the plane in which P and E resides. So if we have to maximize tau, obviously we have to maximize sin theta. So we know maximum value of sin theta equal to 1, which corresponds to theta equal to 90 degree. So obviously the theta would be 90 degree in this case if we want to maximize the torque. So the correct option is 90 degree B. चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी बेसिक क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। अब ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें उस क्वांटिटी का फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए। हम जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि फोर्स अपॉन क्यू नॉट होता है, फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, चार्ज का कूलॉम होता है, और डीएस जो कि एरिया एलिमेंट है उसका मीटर स्क्वायर हो गया। सो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इजी, अगेन वैल्यू पे डिपेंड है कि वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मींस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें लिखना है। अब यहाँ दिक्कत ये होती है कि मान लो हमें वैल्यू तो याद है, जैसे कि 8.85 × 10⁻12, लेकिन ये वैल्यू दो ऑप्शंस में दी हुई है, एक ए भी है डी भी है। तो यहाँ पे ये क्रूशियल हो जाता है कि हम यूनिट निकालना हमें आता हो, तो हम वही फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4π F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऑब्वियसली Q1 Q2 चार्जेस हैं तो कूलॉम इनटू कूलॉम स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, अपॉन में 4π, इसका तो कोई यूनिट होता नहीं, F का यूनिट न्यूटन हो जाएगा, और R ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो करेक्ट यूनिट विल बी कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। सो हमें यूनिट निकालना भी आना चाहिए। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, the value of charge on 0.5 kg of electrons will be। so हमें इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं 0.5 kg, ऐसा समझ लो कि एक बोरे में भर के हमें आधा किलो इलेक्ट्रॉन दे दिए। सो 0.5 kg टोटल उनका मास हो गया। तो हमें निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैल्यू ऑफ चार्ज कितना है। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो अगर हम ऑर्डर को गैस कर ले तो अपन आसानी से आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, तो हम ऑर्डर पे फोकस करते हैं पहले। अगर ऑर्डर हमें सही मिल गया तो हम करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। सो हमारे पास टोटल मास दिया हुआ है 0.5 kg। इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं 9.1 × 10⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हम जानते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। सो पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे कि जो टोटल मास है उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसे डिवाइड कर देंगे। सो टोटल मास अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नाउ फ्रॉम द क्वांटाइजेशन रूल वी नो दैट द टोटल चार्ज ऑन ए ऑब्जेक्ट इज
integral multiple of charge of electron. So capital Q is equal to Ne. So from here we can find the total charge. We can put the value of N equal to M upon Me into E. So हम यहाँ तीनों की वैल्यू रखेंगे. कैपिटल हम 0.5 kg है, अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg है. इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19. तो अगर हमें जल्दी कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले हम जो पावर्स हैं उनको आंसर निकाल लेते हैं कि क्या आएगा. एक बार इन सबको छोड़ देते हैं. 0.5 अपॉन 9.1 इंटू जो भी है, तो यहाँ पे पावर हम नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 31 माइनस 19 जो कि हो जाएगा 10 टू द पावर 12 हो जाएगा. अब हम ये जो न्यूमेरिकल है वैल्यू है इसको सोल्व करेंगे. सो पॉइंट हटा देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 5.5 इंटू 16 अपॉन 91. तो हम ये देखेंगे कि अगर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 8 अपॉन 91 विच इज ऑब्वियसली लेस देन 1. तो हमें ऐसा नंबर लाना है जो 1 से ग्रेटर हो. तो हम इसको 800 कर लेंगे तो 2 पावर हमें कम करनी पड़ेगी. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि आगे वाली वैल्यू 1 से ज़्यादा है और पावर ऑर्डर जो है वो 10 टू पावर 10 है. तो ऐसा हमें पहले ऑप्शन में मिल रहा है जो कि वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है और पावर जो है वो 10 टू पावर 10 है. दूसरा, अगर हम इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहें तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 11. If the distance between H plus and Cl minus in the HCl molecule is 1 angstrom, then the electric dipole moment of the molecule is. So we are given the distance between two charges. Charges are H plus and Cl minus. Obviously the charge is the charge of electron. एक इलेक्ट्रॉन H plus ने दिया है अपना Cl minus को. आयनिक बॉन्ड है यहाँ पे HCl में. तो ये एक प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a. सो यहाँ पे हमें Q पता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. 2a जो डिस्टेंस है वो हमें 1 एंगस्ट्रम दी हुई है और एक एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. सो हमें ये दोनों वैल्यूज पता हैं. सो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हम ऑर्डर भी देखें तो 10 टू पावर माइनस 19, 10 टू पावर माइनस 10, सो 10 टू द पावर माइनस 29 वाला आंसर होगा. तो और इसको आगे अपन अगर इसे सोल्व करें एग्जैक्टली तो भी ये देख सकते हैं कि आंसर हमारा आएगा P इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 और Q का यूनिट होता है कूलाम और 2a का मीटर. सो कूलाम इंटू मीटर इसका यूनिट हो गया. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A 1.6 इंटू 10 टू पावर सॉरी ऑप्शन C 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29. So let's move to next question. Question number 12. Number of electrons needed to be removed to charge the body with 8 into 10 to the power minus 19 कूलाम. So total charge हमें दिया हुआ है Q 8 into 10 power minus 19 कूलाम. हमें पता है कि चार्ज कैसे आएगा, हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा. सो क्वांटाइजेशन रूल यहाँ पे हम लगा देते हैं. टोटल चार्ज Q will be equal to Ne. सो यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हैं. सो N will be equal to Q upon E. Q का वैल्यू यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो यहाँ ऑब्वियसली हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं. Q की जगह हम रखेंगे 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम एंड E जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम. पावर सेम है तो कट जाएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स. सो 5 इलेक्ट्रॉन्स विल बी नीडेड टू रिमूव टू गेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. The charges Q1 and Q2 are respectively inside and outside. Respectively है मतलब कि Q1 inside है और Q2 outside है. A closed surface S, एक closed surface S है, उसके inside Q1 है और outside Q2 है. So the electric field at any point S is E. यहाँ पे हम surface पे एक कोई point P मान लेते हैं, उस पे जो electric field है वो E है. And electric flux of S is phi. तो जो electric flux इससे outward electric flux है वो phi है. सो द इनकरेक्ट ऑप्शन, यहाँ हमें इस वर्ड पे ध्यान देना है कि हमें इनकरेक्ट बताना है, ये नहीं बताना कि करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट बताना है. तो यहाँ ये बात हमें देखनी है कि जो फ्लक्स होता है गाउस के लॉ से वो चार्ज किस पे डिपेंड करता है, जो इनसाइड चार्ज होता है, जो इनक्लोज्ड चार्ज है. और इनसाइड चार्ज कौन सा है यहाँ पे Q1. दूसरी बात हमें ध्यान देनी है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज कोई सा ही, चाहे सरफेस के अंदर हो चाहे सरफेस के बाहर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक चार्ज के कारण होता है. तो चार्ज जो है वो Q1 Q2 दोनों के कारण
होता है उस पे इफेक्ट दोनों का होगा, लेकिन फ्लक्स पे इफेक्ट केवल Q1 का होगा। तो पहला ऑप्शन है इफ Q1 चेंजेस E एंड phi बोथ चेंजेस। यस राइट, Q1 इनसाइड है तो E भी चेंज होगा और phi भी चेंज होगा। अगर Q2 चेंज होता है जो कि बाहर है तो phi पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट E चेंज हो जाएगा, दूसरा भी सही है। थर्ड ऑप्शन इफ Q1 इक्वल टू, जो Q1 इनसाइड है तो phi भी जीरो होगा ऑब्वियसली, यस। और Q2 इज नॉट इक्वल टू जीरो देन E इज नॉट इक्वल टू जीरो, यस ऑब्वियसली। चार्ज तो अगर कोई सा भी नॉन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा वहां पे। तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो इनकरेक्ट होगा वो फोर्थ होगा। लेकिन इसको देख लेते हैं, इफ Q1 नॉट इक्वल टू जीरो। अब Q1 नॉट इक्वल टू जीरो है तो phi नॉट इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि इनसाइड है Q1। तो ये बात, एक बात तो इसने सही की कि Q1 नॉट इक्वल टू जीरो। अब दूसरी क्या, Q2 इक्वल टू जीरो। Q2 इक्वल टू जीरो तो इस पे तो phi पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन E पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ले बट E जीरो नहीं होगा, यहाँ पे दिया है जीरो होगा क्योंकि Q1 भी तो है ना चार्ज और वो नॉन जीरो है। सो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास, जो इनकरेक्ट है। Question number 14. The electric charge on any body cannot be less than. Cannot be less than. So, least charge is charge of electron. We know that इससे कम कोई चार्ज की वैल्यू हो नहीं सकती. So, which is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So, obviously, option A is correct. This is rule of quantization. The last question of this lecture is question number 15. A proton and an electron is kept in uniform electric field. So एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, उनको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं। तो अब अगर हम एक प्रोटॉन को रखें जिसका मास mp है तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। बट जो फोर्स होगा F इक्वल टू QE, उसका मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि टोटल फोर्स सेम है, हम केवल यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो दोनों का सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो यही ऑप्शन हमें दिया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल ऑन बोथ। नो, इलेक्ट्रिक फोर्स इज नॉट इक्वल, ओनली द मैग्नीट्यूड इज इक्वल। सेकेंड option B is magnitude of electric force is same. Yes, this is the correct answer. Third is acceleration on both is same. नहीं, acceleration same नहीं होगा, हम देख चुके हैं पुराने क्वेश्चन में acceleration अलग अलग होता है, मास पे डिपेंड करता है। and magnitude of acceleration are equal, नहीं, ये भी नहीं है। so the correct option is option B. so hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, you really enjoyed it. so please like the video and subscribe the channel and share it to your friends. Thank you very much. और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब ऐसा वीडियो आए तो आपको तुरंत वो शो हो जाए। थैंक यू।